हम सैन्य रूप से उन्हें कुचल रहे हैं। हूथियों के लिए यह एक रात की बात नहीं है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक आप नहीं कहते हम जहाजों पर गोलीबारी करना बंद कर रहे हैं। हूथियों ने रेड सी में एक जहाज को मार गिराया। हम संपत्तियों पर गोलीबारी रोक रहे हैं। यह पहला हमला है जो उन्होंने इस साल मई में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ युद्ध विराम पर सहमति के बाद किया है। अमेरिका द्वारा ऑन ऑपरेशन रफ राइडर्स में 1000 से ज्यादा हवाई हमलों के बाद युद्ध विराम हुआ था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य स्वतंत्र नौवहन सुनिश्चित करना था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम फिर वहीं लौट आए हैं जहां से हमने शुरू किया था। हौथी पुनः लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था बाधित हुई है। इजराइल ने इस हमले का पहले ही जवाब दे दिया है और हौथियों ने भी इजराइल की जवाबी कार्रवाई का जवाब दिया है। चलिए इन विषयों पर चर्चा करते हैं, असली हमले से शुरुआत करते हुए। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, यह वही रास्ता है जिससे जहाज रेड सी से गुजर रहा है। जहाज 1 जून को चीन से रवाना होगा। 5 जून को रेड सी पहुंचने पर जहाज पर हमले की खबरें आईं। इस दूसरे क्लिप में हम मैजिक सीज नामक जहाज को देख सकते हैं, जो बचाव के लिए 2 तेज मोड़ लेता है। इससे दूसरा जहाज अपना मार्ग बदलता है। बाद में हमें इस हमले के बारे में और जानकारी मिलती है। हौथियों ने यह हमला कई चरणों में किया। सबसे पहले 8 से 9 छोटी नावों ने ऑटोमेटिक हथियारों और आरपीजी से फायरिंग की। फिर 4 विस्फोटक यूएसवी लॉन्च किए गए। ताजा हमले में 3 मिसाइलों ने जहाज को निशाना बनाया। यह पिछले साल दिसंबर के बाद पहला हूती हमला है और इसी साल मई में हुई संघर्ष विराम के बाद भी यह पहला हमला है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक बड़ा हमला था जिसमें कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इसका मकसद जहाज को डुबोना था। सौभाग्य से एक पास के व्यापारी जहाज ने चालक दल को बचा लिया और वे अब सभी जिबूती के एक बंदरगाह की ओर जा रहे हैं। हमले के बाद हूथियों ने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी ली। हूथियों ने दावा किया कि जहाज पर हमला इसलिए किया गया क्योंकि उसने पहले इजरायली बंदरगाहों पर रुकावट की थी, भले ही वह लाइबेरियाई झंडे तले था और एक ग्रीक कंपनी द्वारा संचालित था। इस हमले और अतीत में हूथियों के अन्य हमलों के जवाब में इजराइल ने यमन में हूथी ठिकानों पर हमला किया। इजरायली प्रतिक्रिया के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। हमलों के बारे में बात करने पर YouTube का एल्गोरिदम उस वीडियो को सीमित कर देता है क्योंकि वह विज्ञापन दाताओं के लिए अनुकूल नहीं होता। इसलिए आपके लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए वाकई मददगार होते हैं। अब विस्तार से जानते हैं। इजरायली सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 3 बंदरगाहों और एक पावर प्लांट पर हमला किया है। होदैदा, रास लिस्सा और सलीफ के बंदरगाहों पर हमले हुए। रास खतीब के पावर प्लांट पर भी हमला हुआ। वॉल एक पावर प्लांट है जो पास के बड़े शहरी वर्ताई को बिजली सप्लाई कर रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा है। इजराइल का कहना है कि बंदरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इनका उपयोग ईरानी हथियारों को हूथियों तक पहुंचाने के लिए होता है। उन्होंने होदैदा बंदरगाह में एक जहाज पर भी हमला किया जिसका नाम गैलेक्सी लीडर है। यह वही जहाज है जिसे हूथियों ने 2023 में हाईजैक कर लिया था और उस पर उन्होंने किसी तरह का रडार सिस्टम लगाया था और इजराइल का कहना है कि उन्होंने उसी को निशाना बनाया। हमारे पास यमन से बहुत कम जानकारी है। वे कह रहे हैं कि उन्होंने स्थानीय रूप से बनाए गए एयर मिसाइलों का इस्तेमाल इजरायली विमानों पर जवाबी हमला करने के लिए किया। किसी भी हताहत की कोई रिपोर्ट नहीं है। इजरायली अपनी तरफ से कह रहे हैं कि बाद में यमनी क्षेत्र से 2 मिसाइलें दागी गईं। वे कहते हैं कि उन्होंने इन प्रोजेक्टाइल्स को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और ऐसी स्थिति बनी कि यरूशलेम, हेब्रोन और डेड सी के पास के इलाकों में सायरन बज उठे। इजराइल का हमला जबरदस्त था। मार्च अप्रैल में अमेरिकी हमलों की तरह देखना है कि यह हूथियों की बैलिस्टिक मिसाइल दागने और रेड सी में जहाज़ों पर हमला करने की क्षमता को कितना कमजोर करेगा। हमारे पास हमले की एक ऑनलाइन क्लिप है जो आप यहां देख सकते हैं। दुर्भाग्यवश मेरे पास उस जहाज की कोई क्लिप नहीं है जिस पर हूथियों ने हमला किया था,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है वो ये है कि क्या इसका मतलब है कि अमेरिका फिर से इसमें शामिल होने वाला है? क्या इसका मतलब है कि हूथी लोग संघर्ष विराम का पालन नहीं कर रहे हैं? इसके लिए हमें संघर्ष विराम की पीछे की जानकारी देखनी होगी। संघर्ष विराम की घोषणा के समय ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ऐसा ही कहा था। मुझे कल रात कुछ बहुत अच्छी खबर मिली। हूथियों ने घोषणा की है कि वे अब लड़ना नहीं चाहते, या कम से कम उन्होंने हमें यह बताया है कि वे अब और लड़ाई नहीं करना चाहते। वे अब लड़ना नहीं चाहते और हम इसका सम्मान करेंगे और हम बमबारी बंद कर देंगे। और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन सबसे जरूरी है कि हम उनकी बात पर भरोसा करें। वे अब जहाज़ों को नहीं उड़ाएंगे और यही हमारे काम करने का मकसद था। तो ये बस एक खबर है, हमें अभी अभी इसके बारे में पता चला है। खैर, हूथी ने बाद में युद्ध विराम के विवरण की पुष्टि की। हूथी प्रवक्ता ने कहा कि उन्होंने सिर्फ अमेरिकी झंडे वाले जहाज़ों पर हमला न करने पर सहमति दी है। व्हाइट हाउस के बाद में जारी बयान से इस बात की पुष्टि हुई। समस्या यहीं से शुरू होती है। अमेरिकी झंडे वाले जहाज मिडिल ईस्ट में मामला शुरू होने से पहले भी रेड सी से गुजर नहीं रहे थे। 7 अक्टूबर से पहले भी रेड सी में अमेरिकी झंडे वाले जहाजों की संख्या इतनी अधिक नहीं थी। कम टैक्स और कानूनी लाभ के कारण कई अमेरिकी कंपनियां अपने जहाजों को लाइबेरिया, पनामा या मार्शल आइलैंड्स में रजिस्टर करती हैं। इस प्रकार अक्सर उन्हें कर नहीं चुकाना पड़ता। सस्ते श्रम कानून और कम सुरक्षा नियम मिलते हैं और वे कम राजनीतिक बाधाओं के साथ वैश्विक स्तर पर काम करने की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य पूर्व में यह युद्ध शुरू होने से पहले भी रेड सी से गुजरने वाले अमेरिकी झंडे वाले जहाज लगभग शून्य थे। युद्ध विराम से वास्तव में कोई खास लाभ नहीं हुआ अगर हम इस बात पर ध्यान दें। हौथियों पर हमले से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने राष्ट्रीय टीवी पर सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनका उद्देश्य नौवहन की आजादी सुनिश्चित करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ समस्या यह है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिपिंग लेन है और पिछले 1.5 साल में, पिछले 18 महीनों में हौथियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के 174 नौसैनिक जहाज़ों पर हमला किया है। अमेरिकी नौसेना पर सीधे 174 बार हमला किया है और 145 बार उन्होंने वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला किया है। हमारे पास समुद्री डाकुओं का एक गिरोह है जिनके पास गाइडेड एंटी शिप हथियार हैं और वे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन में टोल सिस्टम लागू कर रहे हैं। यह बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं है। हम इन लोगों को यह नियंत्रित करने नहीं देंगे कि कौन से जहाज़ जा सकते हैं और कौन से नहीं। आपका सवाल है ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक उनके पास ऐसा करने की क्षमता रहेगी। तो इस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी हमें क्या बता रही है? क्योंकि अमेरिका कुछ समय से हमले कर रहा था लेकिन उसने हूथियों को नहीं रोका है। तो अब क्या अलग होने वाला है? क्या आपके पास ऐसी खुफिया जानकारी है जिससे यह ज्यादा सफल हो सके? हमले जवाबी कार्रवाई के रूप में किए गए थे। उन्होंने एक मिसाइल दागी थी। हमने मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया या हमने कुछ भेजा ताकि उसे नष्ट किया जा सके। ये कोई संदेश नहीं है, ये कोई एक बार की कार्रवाई नहीं है, ये एक कोशिश है ताकि वे अपनी गतिविधियां जारी न रख सकें और शिपिंग को नियंत्रित करना, और ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। हम हथियारबंद लोगों को यह तय करने नहीं देंगे कि हमारे या दुनिया के अन्य जहाज कहाँ जा सकते हैं। ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। हम वैश्विक शिपिंग पर हमला करने की इन लोगों की क्षमता को खत्म करके दुनिया पर एहसान कर रहे हैं। यही यहाँ का मिशन है और ये पूरा होने तक जारी रहेगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बाइडेन प्रशासन ने ऐसा नहीं किया था। बाइडेन प्रशासन हमलों का जवाब देने तक सीमित था। वे रॉकेट दागते, हम लॉन्चर पर हमला करते, बस इतना ही। यह उस क्षेत्र में वैश्विक शिपिंग पर उनके नियंत्रण को छीनने का प्रयास है। ऐसा अब नहीं चलेगा। यह तब तक जारी रहेगा जब तक खत्म नहीं होता, जिसमें जमीन पर छापेमारी भी शामिल हो सकती है। ये सैन्य निर्णय हैं जो लिए जाने हैं, पर मुझे जमीन पर छापेमारी की कोई खबर नहीं है। मुझे नहीं लगता अभी ऐसा करना जरूरी है। कल रात तक मिसाइल लॉन्च में शामिल कुछ प्रमुख लोग अब हमारे साथ नहीं रहे। जिन सुविधाओं का वे इस्तेमाल करते थे वे अब मौजूद नहीं हैं और यह आगे भी जारी रहेगा। सीधी बात है, इसे समझना आसान है। ये लोग यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिकी नौसेना पर 174 बार हमला किया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना पर हमला किया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे कि लोग बैठे रहें और मिसाइलों से अमेरिका पर हमला होता रहे। मेरा मानना है कि नौसेना का मतलब है कि स्थिति को उस समय जैसा वापस लाना है जब हौथी ने रेड सी को निशाना बनाना शुरू नहीं किया था। अपने आप सुने, यह महत्वपूर्ण है। हौथी ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला किया था, लेकिन संघर्ष विराम लागू होने के बाद से ऐसा नहीं हुआ है। लगता है कि हौथी और अमेरिका के बीच संघर्ष विराम जारी है।
हौथी अब अमेरिकी नौसेना के जहाजों सहित अमेरिका से जुड़ी किसी भी चीज पर हमला नहीं कर रहे हैं। अब कई लोगों ने अटकलें लगाईं कि जब इजराइल ईरान के अंदर IRGC को निशाना बना रहा था और जब अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर B-2 हमले किए थे, तब हौथी इसमें शामिल हो सकते हैं। हौथी ने कुछ नहीं किया, खासकर जब देखा जाए कि ईरान ने इस संगठन को कितनी फंडिंग और समर्थन दिया है। लगभग सभी, ईरान समेत, के लिए यह आश्चर्यजनक था, क्योंकि उन्होंने युद्ध को ईरानी भूमि से दूर रखने के लिए प्रतिरोध का अक्ष बनाया था। परंतु जब युद्ध ईरान पहुंचा तो कोई भी आयतुल्लाह या IRGC की सहायता के लिए तैयार नहीं था। अब हौथी ने पुष्टि कर दी है कि यह वर्तमान हमला, भविष्य के सभी हमले और यहां तक कि पिछले हमले भी, ये सभी गाजा में चल रहे इजराइल के युद्ध से जुड़े हुए हैं। हौथी ने कहा है कि यदि इजराइल युद्ध विराम के लिए सहमत होता है तो वे लाल सागर में जहाजों पर हमला करना रोक देंगे। उस मोर्चे पर जल्दी ही कुछ खबर आ सकती है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर हैं और जल्द ही राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने की संभावना है। ईरान के परमाणु साइट्स और परमाणु भंडार समेत कई मुद्दों पर अब चर्चा हो सकती है। गाजा में युद्ध विराम पर होने वाली चर्चा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप से मिल रहे हैं, जब गाजा में युद्ध विराम के लिए प्रयास जारी हैं। मिस्टर नेतन्याहू का आगमन ऐसे समय हुआ है जब कतर में हमास और इजराइल के बीच हुई हालिया अप्रत्यक्ष वार्ता बिना किसी सफलता के समाप्त हुई। लेकिन मिस्टर नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शेष इजरायली बंधकों के मामले में प्रगति हो सकती है। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हमारा हमास के साथ एक समझौता होने की अच्छी संभावना है, जो काफी बंधकों से जुड़ा होगा। हमने कई बंधकों को मुक्त कर लिया है और शेष बंधकों में से भी अधिकांश जल्द ही रिहा हो जाएंगे। हमें लगता है कि ये काम इस हफ्ते हो जाएगा। हमारी यरूशलेम संवाददाता आयोन वेल्स ने बताया कि वर्तमान संघर्ष विराम वार्ताएं किन बिंदुओं पर केंद्रित हैं। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू आज की बैठक में कुछ दिखाने की चाहत रखते हैं। मुख्य सवाल यह है कि इन आधिकारिक वार्ताओं में कितनी प्रगति होगी या नहीं। इस समय इजराइल ने कहा है कि वह उस प्रस्ताव पर युद्ध विराम के लिए सहमत होने को तैयार है जिस पर उसने सहमति जताई है। ये इशारा करता है कि वे फिलहाल और झुकने को तैयार नहीं हैं, हालांकि हमास ने कुछ अहम बदलावों की मांग की है। हमास का लक्ष्य गाजा में संयुक्त राष्ट्र की सहायता को फिर से शुरू करवाना है। वे इजरायली सैनिकों की वापसी चाहते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे अमेरिका से यह वादा चाहते हैं कि यह युद्ध खत्म होगा, कि किसी भी युद्ध विराम अवधि के बाद दुश्मनी समाप्त हो जाएगी। ये ऐसी बात है जिसे इजराइल पहले ही खारिज कर चुका है। इस बैठक से पहले असली सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात में क्या डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू पर उस खास मुद्दे पर कोई रियायत देने का दबाव डालेंगे या नहीं।